विज्ञान के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल अफगानिस्तान में उत्पन्न संकट से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसे अमेरिका और नाटो द्वारा प्रशिक्षित अफगान बलों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तालिबान ने घोषणा की है कि किसी के साथ भी हिंसा नहीं की जाएगी और वह शांतिपूर्ण ट्रांजिशन प्रक्रिया का सम्मान करेगा। साथ ही भविष्य में ऐसी इस्लामी व्यवस्था के लिए काम किया जाएगा जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। आइए एक नजर तालिबान पर डालते हैं। तालिबान शब्द को पश्तो भाषा में छात्र कहा जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान से में उभरा एक आतंकवादी संगठन है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह काफी समय से अफगान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। तालिबान बीते लगभग 20 वर्षों में से काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। वह अफगानिस्तान में इस्लाम के सख्त रूप को फिर से लागू करना चाहता है। इसकी पृष्ठभूमि पे एक नजर डालते हैं। आतंकवादी हमले। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इस हमले के लगभग एक महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। अफगानिस्तान में ट्रांजिशनल सरकार। हमलों के बाद नाटो गठबंधन सैनिकों ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। कुछ ही समय में अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक ट्रांजिशनल सरकार की स्थापना की। अमेरिका बहुत पहले इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि यह युद्ध अजय है और शांति वार्ता ही इसे खत्म करने का एकमात्र उपाय है। यह सोच के साथ शांति वार्ता शुरू की गई। इसमें कुछ इस प्रकार है। मुरी वार्ता। वर्ष 2015 में अमेरिका ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक में एक प्रतिनिधि भेजा था, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान द्वारा वर्ष 2015 में मुरी में की गई थी। हालांकि मुरी वार्ता से कुछ प्रगति हासिल नहीं की जा सकी थी। अगला दोहा वार्ता। वर्ष 2020 में दोहा वार्ता की शुरुआत से पूर्व तालिबान ने स्पष्ट किया कि वे केवल अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे, न कि काबुल सरकार के साथ। इसके पश्चात हुए एक समझौते में अमेरिकी प्रशासन ने वादा किया कि वह 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेगा। कुछ समय बाद यह सीमा बढ़ाकर 11 सितंबर 2021 कर दी गई। इस समझौते के कारण तालिबान को एक जीत का संकेत मिला और साथ ही अफगान सैनिकों का मनोबल भी काफी प्रभावित हुआ। समझौते के तहत तालिबान ने हिंसा को कम करने, अंतर अफगान शांति वार्ता में शामिल होने और विदेशी आतंकवादी समूहों के साथ सभी संबंधों को समाप्त करने का वादा किया। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी। अमेरिका ने दावा किया कि उसने जुलाई 2021 तक अपने 90% सैनिकों को वापस बुला लिया था और तालिबान इस समय तक अफगानिस्तान के 85% से अधिक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले चुका था। आइए एक नजर डालते हैं वर्तमान परिदृश्य पर। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है और पूर्व राष्ट्रपति सहित कई मंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। 20 वर्ष पहले 9/11 के हमलों के मद्देनजर उनके निष्कासन के बाद यह पहली बार है कि तालिबान लड़ाके शहर में प्रवेश कर पाए हैं। तालिबान ने पहली बार वर्ष 1996 में राजधानी पर कब्जा कर लिया था। कब्जा किए जाने वाले शहरों में पूर्व में स्थित जलालाबाद है और कई शहर अन्य निशाने पर हैं। आत्मसमर्पण का कारण क्या था? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका की अशर्त निकासी। अमेरिका ने बिना किसी बातचीत के राजनीतिक समाधान की प्रतीक्षा किए बिना अपने सैनिकों को बिना शर्त वापस बुलाने का निर्णय लिया। अफगानिस्तान का मनोवैज्ञानिक तौर पर यह इनकार करना कि अमेरिका वास्तव में उन्हें छोड़ देगा, सैन्य रणनीति की कमी, खराब आपूर्ति और रसद, अनिश्चित और कम मानवयुक्त पद, अवैतनिक पद और विश्वासघात, परित्याग और मनोबल में कमी, सभी ने समर्पण में भूमिका निभाई है। अफगान की अमेरिका पर हवाई सहायता, हथियार प्रणाली, खुफिया आदि के लिए तकनीकी निर्भरता थी। अफगान सेना तैयार नहीं थी और तालिबान के आक्रमण से चकित रह गई, क्योंकि तालिबान ने अचानक हमला किया है।
अफगान बलों के प्रशिक्षण की कमी के कारण अफगान राष्ट्रीय सेना वास्तव में कभी भी प्रशिक्षित नहीं थी और उबड़-खाबड़ इलाकों के लिए पर्याप्त गतिशीलता, तोपखाने, कवच, इंजीनियरिंग, रसद, खुफिया, हवाई समर्थन आदि के साथ क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम राष्ट्रीय सेना की सामान्य विशेषताओं से सुसज्जित नहीं थी। वर्तमान स्थिति में अमेरिका की क्या भूमिका है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में निवेश। अमेरिका का अधिकांश समय शहरी आतंकवादी हमलों के लक्ष्यों को पुनर्प्राप्त करने के लिए विशेष बल इकाइयों को तैयार करने में चला गया, जिस पर उन्होंने खुद के लिए सराहनीय कार्य किया, लेकिन आक्रमण अभियान नहीं। संक्षेप में, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए पर्याप्त निवेश किया, लेकिन अफगानिस्तान की रक्षा के लिए नहीं किया। हालांकि वह तालिबान के पोषण में पाकिस्तानी भूमिका में दोनों के बीच संबंध से पूरी तरह अवगत था। सोवियत हस्तक्षेप की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ने वास्तव में कभी भी अफगानिस्तान के सामरिक महत्व को नहीं माना। आर्थिक क्षेत्र को एकीकृत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अफगानिस्तान में अपने सभी 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश और अफगानिस्तान की खनिज संपदा के बारे में अमेरिका ने कभी भी अफगान अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं किया या इसे अपने प्रभाव के आर्थिक क्षेत्र भारत सहित में एकीकृत करने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके हस्तक्षेप के बाद हुआ था। भारत के लिए क्या निहितार्थ हो सकते हैं, आइए देखते हैं। भारतीयों की सुरक्षा। पहली चिंता अफगानिस्तान में स्थित भारतीय राजनयिकों, कर्मियों और नागरिकों की है। तालिबान के नियंत्रण का मतलब अफगानिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए देश के परिणामों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा कारक साबित होगा, जो पिछले 20 वर्षों में अपनी सद्भावना बनाए रखने में भारतीय विकास और बुनियादी ढांचा कार्यों के लिए बहुत छोटी सी भूमिका का निर्वहन करता है। इस पर कट्टरपंथ का भी खतरा है, जैसे भारत के पड़ोस में बढ़ता कट्टरपंथ और अखिल इस्लामी आतंकवादी समूहों से क्षेत्र को खतरा है। अमेरिकी सेना की वापसी और फिर देश पर तालिबान के नियंत्रण से अफगानिस्तान एक अफरा तफरी का शिकार हुआ है। यह परिदृश्य में न केवल अफगानिस्तान में तालिबान का तेजी से आगे बढ़ना सुनिश्चित हुआ, बल्कि काबुल का शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण भी तय हो गया। विभिन्न प्रांतों से आ रही खबरों से तालिबान द्वारा मानवाधिकारों के घोर हनन की पुष्टि की है। यदि तालिबान का नया शासन काबुल में बेहतर प्रदर्शन करता है, तो यह विश्व को इसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। निश्चय ही काबुल में तालिबान का प्रवेश अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंधों के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। आइए देखते हैं कि भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं। भारतीय सुरक्षा का मुद्दा। अफगानिस्तान में तालिबान शासन की बहाली भारतीय सुरक्षा के लिए कुछ अत्यंत गंभीर आसन्न चुनौतियां प्रस्तुत करती है। इनमें विकास अवसंरचना को सुरक्षित करने से लेकर अराजकता के शिकार, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने जैसी तमाम चुनौतियां शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को तालिबान से प्राप्त पुनः समर्थन और तालिबान की ओर से लड़ रहे जिहादी समूहों को पाकिस्तान द्वारा पुनः भारत की ओर मोड़ दिया जाना भारत के लिए एक गंभीर चुनौती होगी। धार्मिक कट्टरवाद। अन्य सभी कट्टरपंथी समूहों की तरह तालिबान के लिए भी अपनी धार्मिक विचारधारा को राज्य के हितों की अनिवार्यता के साथ संतुलित करना एक कठिन कार्य होगा। भारत को दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए इस क्षेत्र को कट्टरपंथ से मुक्त करने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। नई क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रगति। क्षेत्र में नए भूराजनीतिक संरेखण, चीन, पाकिस्तान, तालिबान का गठजोड़ का भी निर्माण हो सकता है और जो भारत के हितों के विरुद्ध जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका की वापसी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में सत्ता समीकरण के एक नए संतुलन की स्थापना की व्यवस्था उत्पन्न करती है। इसके अलावा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश अफगानिस्तान के नए शासन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आकार देने का भी प्रयास करेंगे। तालिबान के साथ निकट संबंध नहीं है। पाकिस्तान, चीन और ईरान के विपरीत भारत का तालिबान के साथ कोई निकट संबंध नहीं रहा है। उदाहरण के लिए रूस की ताजिकिस्तान के साथ एक सुरक्षा संधि है
और उसने अफगानिस्तान में उथल-पुथल से मध्य एशिया में अस्थिरता के प्रसार पर नियंत्रण के लिए वहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। भारत के पास ऐसा कोई सुरक्षा उत्तरदायित्व नहीं है और न ही वह मध्य एशिया तक कोई सीधी पहुंच रखता है। चूंकि लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद अफगानिस्तान में तालिबान के साथी रहे हैं, यह तालिबान को पाकिस्तान के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भारत पर पुनः हमला करने के लिए प्रोत्साहन दे सकता है। भारत के समस्त कुछ भी उपलब्ध विकल्प हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। व्यापक राजनीतिक संलग्नता। भारत को अफगानिस्तान पर केंद्रित एक विशेष दूत नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए। यह विशेष दूत सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक बैठक में भारतीय आशंकाओं अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति हो और तालिबान के साथ संलग्नता का आधार व्यापक किया जाए। तालिबान और पाकिस्तान को अलग अलग खांचों में देखना। हालांकि तालिबान पर पाकिस्तान को एक वास्तविक लाभ की स्थिति प्राप्त है, लेकिन यह पूर्ण या परम प्रभाव नहीं भी हो सकता है। निश्चय ही तालिबान पाकिस्तान के एक हद तक स्वायत्तता की इच्छा रखेगा। भारत और तालिबान के बीच मौजूदा समस्याओं के दूर होने तक भारत को अभी कुछ धैर्य बनाए रखना होगा। अफगानिस्तान में अवसरों को संतुलित करना होगा। अफगानिस्तान के अंदर शक्ति के आंतरिक संतुलन को आकार देना हमेशा से कठिन रहा है। अफगानिस्तान में चीन पाक की गहन साझेदारी अनिवार्य रूप से विपरीत प्रवृत्तियों को भी जन्म देगी, लेकिन एक धैर्यवान, ग्रहणशील और सक्रिय भारत के लिए अफगानिस्तान में संतुलन के अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। भारत द्वारा अफगानिस्तान को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है, जो उसकी आबादी की सेवा करती है, और इससे भारत ने जो सद्भावना अर्जित की है वह स्थायी बनी रहेगी। वर्तमान आवश्यकता यह है कि अफगानिस्तान में विकास कार्यों को अवरुद्ध नहीं किया जाए और सकारात्मक कार्य जारी रखा जाए। 1990 के दशक की तुलना में आज आतंकवाद के वैश्विक स्वीकृति बहुत कम है। कोई भी बड़ी शक्ति अफगानिस्तान को आतंकवाद के वैश्विक शरण स्थली के रूप में फिर से उभरते हुए नहीं देखना चाहेगी। विश्व ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF जैसे तंत्रों के माध्यम से आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन पर नियंत्रण के लिए उल्लेखनीय कदम भी उठाए हैं। इसके निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य बल की वापसी के प्रभाव भारत पर भी पड़ेंगे, उसे अपने हितों की रक्षा के लिए और अफगानिस्तान में स्थिरता की बहाली के लिए तालिबान तथा अन्य क्षेत्र शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। यही भारत सक्रिय और धैर्यवान बना रहा तो इस नए अफगान चरण में उसके लिए अवसर के कई द्वार खुल सकते हैं।